नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास, ट्रेन में लाश। उस रोज मैं और मेरा मित्र पुलिस इंस्पेक्टर NS अमीठिया कनॉट प्लेस में मद्रास कैफे में बैठे थे कि पता नहीं कैसी वार्तालाप का रुख एक बड़े असाधारण विषय की ओर मुड़ गया। विषय था डिडक्टिव रीजनिंग। वह एक पुलिस अधिकारी था, इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग को बड़ी अहमियत देता था। मेरी धारणा यह थी कि किसी बात से निकाला हुआ कोई नतीजा तर्कसंगत और युक्ति युक्त होते हुए भी गलत हो सकता था। अमीठिया यह बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कि उसके पेशे में तो ऐसे गलत नतीजे निकाले जाने की संभावनाएं और भी ज़्यादा होती थी, और सबसे अधिक गलत नतीजे निकाले जाते थे वकीलों के पेशे में, क्योंकि वहाँ नीयत यह जानने की नहीं होती कि गवाह क्या करना चाह रहा है, बल्कि यह जानने की होती है कि वह क्या छुपाना चाह रहा है। शायद तुम्हारा इशारा गवाह के वकील द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ है, अमीठिया बोला। लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि अदालत में दोनों पक्षों का वकील होता है। अगर कोई तर्कहीन नतीजा निकाला जाएगा तो दूसरा वकील उस पर ऐतराज नहीं जाहिर करेगा। भाई, मैं तो यह कह रहा हूँ कि नतीजा तर्कसंगत हो सकता है, युक्ति युक्त हो सकता है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। कोई मिसाल दो, वह चैलेंज भरे स्वर में बोला। सुनो, मैं कहता हूँ छज्जू राम ने कल लंच में 10 रोटियां खाई। यह एक तथ्य है, या मिसाल के तौर पर समझ लो कि एक तथ्य है। इससे तुम क्या नतीजा निकालते हो? इस मामूली सी प्रसंगहीन बात से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि छज्जू राम नाम का आदमी लंच में 10 रोटियां खाता है। क्यों? क्योंकि उसने 10 रोटियां खाई हैं। क्यों 10 रोटियां खाई हैं? क्योंकि उसे 10 रोटियों की ही भूख थी। यह तुम्हारा इस फिक्रे से निकाला हुआ नतीजा है। हाँ, यह गलत नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? जैसे भूख तो उसे 15 रोटियों की थी, लेकिन 10 उसने इसलिए खाई थी क्योंकि कल लंच के समय उसके लिए केवल 10 ही रोटियां उपलब्ध थी। जैसे इत्तेफाक से कल लंच के समय उसके पास 10 ही रोटियां खरीदने के काबिल पैसे उपलब्ध हों, जबकि खाना वह और चाहता हो। जैसे असल में वह लंच में 4 ही रोटियां खाने वाला आदमी हो, लेकिन कल लंच में उसने किसी से शर्त लगाकर जबरदस्ती 10 रोटियां खाई हों। ये तमाम नतीजे युक्ति संगत हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे ही गलत हो सकते हैं। अमीठिया सोच में पड़ गया। तुम मुझे 10-15 शब्दों का कोई एक फिक्रा बताओ, मैं बोला, और मैं तुम्हें उसमें से ऐसे करामाती नतीजे निकाल कर दिखा दूंगा जिनकी वह फिक्रा कहते हुए तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ से उठो। एकाएक अमीठिया उठ खड़ा हुआ। बहुत शोर मच रहा है। वेटर को तो आने दो, बिल तो दे दें, काउंटर पर दे देंगे। मैं भी उठा। मैं काउंटर की तरफ बढ़ गया। अमीठिया सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और मेरी प्रतीक्षा करने लगा। सीढ़ियों पर बहुत लोग आ जा रहे थे, इसलिए अमीठिया को हर बार किसी न किसी को रास्ता देने के लिए एक और हटना पड़ता था। उसने एक बार बेसब्रेपन से मेरी ओर देखा और फिर संकेत में मुझे कहा कि वह मेरा नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह सीढ़ियां उतर गया। थोड़ी देर बाद मैं भी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। वह बरामदे में खड़ा था। 8.25 मील का पैदल सफर कोई मजाक नहीं। मुझे देखते ही वह बोला, खास तौर पर बारिश। हाँ, मैं तनिक सक पकाकर बोला, जरूर मजाक नहीं होगा। 8.25 मील पैदल काफी फासला होता है। मुझे क्यों बता रहे हो? यह एक पूरे 14 शब्दों का फिक्रा है। फिर क्या हुआ? तुमने अभी तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें 10-15 शब्दों का कोई फिक्रा बताऊं तो। ओ, वह बात। लेकिन यह फिक्रा कैसे आया तुम्हारे जहन में? बस आ गया। अब तुम दिखाओ, इसमें से क्या नतीजे निकाल कर दिखाते हो। गंभीर हो? मैं सचमुच कोशिश करूं? अजीब आदमी हो। अमीठिया तनिक भड़क कर बोला, अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। क्या फिक्रा था? 8.25 मील का पैदल सफर कोई मजाक नहीं, खास तौर पर बारिश में। 8.25 मील का पैदल सफर कोई मजाक नहीं, मैंने दोहराया, खास तौर पर बारिश में। अमीठिया चुप रहा। हम पैदल ही आगे बढ़ने लगे। ओके, मैं बोला, मेरा पहला नतीजा तो यह है कि यह फिक्रा एक निहायत परेशान हाल आदमी के मुंह से निकला है। यह कोई खास नतीजा नहीं,
यह तो गधा भी समझ सकता है। जो आदमी बारिश में 9.25 मील पैदल चलेगा वह परेशान हाल तो होगा ही। आगे सुनो। बारिश अनअपेक्षित थी। एकाएक बारिश होने लगेगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह कैसे? मैंने बताया। मान लिया, वैसे यह भी कोई खास नतीजा नहीं। आगे बढ़ो। मैं कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, वह आदमी जिसने यह फिक्रा कहा था कोई एथलीट या ऐसा शख्स नहीं था कि चलना फिरना जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो, जैसे पोस्टमैन या फेरी वाला। यह कैसे? भाई, फिक्रे की टोन ही बता रही है कि चलने वाले पर 9.25 मील का सफर बड़ा भारी गुजरा है, वरना वह यह क्यों कहता कि 9.25 मील का सफर कोई मजाक नहीं। इतना फासला पोस्टमैन या फेरी वाला आम चल लेता है। इतना फासला तो गोल्फ का खिलाड़ी गोल्फ की गेम में चल लेता है, जबकि गोल्फ तो बूढ़ों का खेल माना जाता है। क्या पता यह फासला किसी फौजी ने, जो कि पैदल चलने का आदी होता है, किसी जंगली ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तय किया हो। तब तो बारिश हो या ना हो, 9.25 मील का पैदल सफर एक कठिन, दुखदायी और शिकायत के काबिल फासला ही माना जाएगा। ऐसे तो तुम यह भी कह सकते हो कि शायद चलने वाला लंगड़ा हो, मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, या उसके पैरों में चोट लगी हो, या वह कोई रिसर्च स्कॉलर हो जो खुद चलकर यह फैसला करना चाहता हो कि 9.25 मील पैदल सफर कोई मजाक है या नहीं। देखो मिठिया, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक दो छूट तो तुम्हें मुझको देनी होगी। क्या मतलब? मेरे लिए तो तुम्हारा यह फिक्रा आसमान से टपका है। तुमने फिक्रा सुनाया और मैंने उसे ज्यों का त्यों कबूल कर लिया। मुझे यह नहीं मालूम कि यह फिक्रा किसने कहा और किस संदर्भ में कहा। साधारणतः हर फिक्रा किसी विशेष स्थिति का, किसी विशिष्ट संदर्भ का अंग होता है। तुम क्या छूट चाहते हो? पहले तो यह मानो कि यह फिक्रा खामखा मजाक में नहीं कहा गया था, यानी कि कहने वाला किसी ऐसे पैदल सफ़र का जिक्र कर रहा था जो उसने वाकई किया था, और वह सफ़र करना हर हाल में ज़रूरी था, यानी कि वह कोई शर्त जीतने के लिए या ऐसे ही किसी ज़रूरत के लिहाज से गैर ज़रूरी काम के तौर पर नहीं किया गया था। अर्थात यह फैसला तय किया गया था और इसे तय करना निहायत ज़रूरी था। चलो मान ली तुम्हारी बात, और एक बात यह भी मानो कि यह फैसला यहीं तय किया गया था। यहीं कहाँ? दिल्ली में? नहीं, आसपास कहीं भी। दिल्ली में किसी को 9.25 मील बारिश में पैदल चलना पड़ा हो, यह संभव नहीं लगता। दिल्ली में कितने ही ऑल नाइट टैक्सी स्टैंड हैं, सवारी हर वक्त मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि यह फासला ऐसे स्थान पर तय किया गया था जहां रात को सवारी उपलब्ध नहीं, किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं। कोई छोटा सा कस्बा या गांव? हाँ, ओके। फिर इसी बात से आगे यह भी नतीजा निकाला जा सकता है कि वह पैदल सफ़र रात में हुआ था, न कि दिन में, क्योंकि दिन में तो शहर हो या कस्बा, किसी न किसी तरह की सवारी का इंतज़ाम किया जा ही सकता है। ठीक, बसें तकरीबन सब जगह 11 साढ़े 11 बजे तक चलती हैं और सुबह 5 साढ़े 5 फिर चलनी शुरू हो जाती हैं। यह बात मानते हो? मान लेते हैं। यह तुम पहले ही मान चुके हो कि सफ़र दिन में नहीं, रात में हुआ। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि सफ़र बहुत रात गए शुरू हुआ था, यानी कि आधी रात और सुबह 5-6 के बीच। यह ज़रूरी नहीं, शायद उसे बस उपलब्ध हो, लेकिन बस पर इसलिए सवार न हुआ हो क्योंकि वह किसी के द्वारा देखा न जाना चाहता हो। तुम समझते हो कि सड़क पर अकेले चलते आदमी की ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होगा? भाई साहब, बस में तो लोग अपने आप में मग्न होते हैं, वे तो अक्सर किसी की ओर ध्यान देते ही नहीं। असाधारण समय में, असाधारण स्थिति में अकेले चलते आदमी की ओर तो हर किसी का ध्यान जाता है। ओके ओके, मैं अपना ऐतराज वापस ले लेता हूँ। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह पैदल चलकर किसी शहर की तरफ जा रहा था, ना कि किसी शहर से बाहर। यह तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि शहर से बाहर कहीं जाने के लिए तो किसी न किसी प्रकार की सवारी का इंतज़ाम किया जा ही सकता है। यह भी, और एक पहलू और भी है। जरा फासले पर गौर करो। 9.25 मील, यह एक निश्चित नपा तुला पक्का फासला है। अगर मैं यह कहूँ कि आज मैं 10 मील की सैर करके आया या आज मैंने 100 मील मोटरसाइकिल चलाई, तो ये फासले कोई नपे तुले नहीं होते। शायद मैं 8 मील चला हूँ, शायद मैंने 90 और 110 मील के बीच कहीं मोटरसाइकिल चलाई हो,
यानी कि 10 और 100 गोल मोल अंदाजन कही गई संख्याएं हैं, लेकिन 8.25 मील नपी तुली निश्चित संख्या है। यह कहने से ही कि आप 10 मील चले लगता है कि आप लगभग 10 मील चले। फासला थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि आप 8.25 मील चले तो इसका निर्विवाद रूप से यह मतलब होगा कि उसको पक्का पता है कि वह फासला 8.25 मील ही था। आपसे पूछा जाए मेरठ कितनी दूर है, आप तपाक से कह देंगे 40 मील दूर। क्यों? क्योंकि आपको मील के पत्थर या रेलवे टाइम टेबल में वह फासला देखने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मेरठ का अपना घेरा भी तो कोई 5-6 मील होगा, जिसको दिल्ली रहने वाला गिनती में नहीं लाता, क्योंकि मेरठ दिल्ली से 40 मील है। इसलिए आपकी निगाह में मेरठ का हर कोना दिल्ली से 40 मील है। लेकिन जो आदमी मेरठ से दिल्ली आता है, अगर आप उससे पूछे तो वह आपको एकदम निश्चित फासला बताएगा और उस इलाके से बताएगा कि जहाँ की वह रहता है। वह कह सकता है कि मेरे घर से दिल्ली 38.5 मील दूर है या 41 मील दूर है। इस दलील में कोई खास दम नहीं पाठक साहब, अकेले दम नहीं, लेकिन तुम्हारी इस बात के साथ मिलाकर कि अगर वह शहर में होता तो किसी सवारी का इंतजाम कर लेता, इसमें दम आ जाता है। मेरा अगला नतीजा यह है कि वह किसी पूर्व निर्धारित गंतव्य स्थान पर जा रहा था और उसका किसी निश्चित समय पर वहां पहुंचना जरूरी था। क्यों? क्या पता उसकी कार बिगड़ गई हो, इसलिए उसे चलना पड़ा हो, या उसकी बीवी के बच्चा होने वाला हो और उसको किसी को बुलाने जाना पड़ा हो। तुम्हारी बच्चे वाली बात में कोई दम नहीं। बच्चा होने का भी कोई निर्धारित प्रोग्राम होता है। जच्चा को खूब अंदाजा होता है कि बच्चा लगभग कब होगा, और फिर लोग ऐसे मामलों का पहले से इंतजाम करके रखते हैं। ऐसी नाजुक स्थिति में किसी दाई या डॉक्टर को बुलाने के लिए 8.25 मील चलकर नहीं जाना पड़ता। छोड़ो, कार बिगड़ने वाली बात पर आओ। जिस आदमी की कार बिगड़ी हो वह मील के पत्थर से जान सकता है कि उसकी कार नगर से ठीक 8.25 मील दूर बिगड़ी थी। ठीक है, लेकिन वह रात के समय बारिश में 8.25 मील चलेगा क्यों? इतनी मुसीबतों से घर पहुंचने से अच्छा यह नहीं कि वह कार में ही सोए रहे और सवेरा होने का इंतजार करे। शायद किसी वजह से उसका घर पहुंचना जरूरी हो, तो वह कार के पास ही खड़ा होकर किसी और आती जाती कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता। शायद सड़क पर कोई और कार दिखाई न दे रही हो। भाई साहब, फासले पर भी तो गौर करो। अगर वह घर जा रहा था और तुम्हारी कथनानुसार उसका घर पहुंचना जरूरी था, इसलिए वह पैदल चला, तो जरा यह तो सोचो कि बारिश में पैदल चलकर 8.25 मील का फासला वह कितनी देर में तय करेगा? कम से कम 4 घंटे में। एग्जैक्टली। यानी कि अगर रात को 1 बजे कार बिगड़ी तो वह 5 बजे शहर में पहुंचा। सुबह 5 बजे तो बसें चलनी शुरू हो जाती हैं। बस 8.25 मील का फासला आधे घंटे से कम समय में तय कर सकती है। अब सोचो, बारिश में 4 घंटे टांगे तोड़ते रहने से उसे क्या हासिल हुआ? शायद कार 1 बजे ना बिगड़ी हो, शायद वह 11 बजे बिगड़ी हो। फिर तो उसका पैदल चलकर घर पहुंचना और भी गैर जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय तक तो उसे आखिरी बस भी मिल सकती थी। ओके, मैंने मान लिया कि वह किसी पूर्व निर्धारित गंतव्य स्थान पर जा रहा था और उसका किसी निश्चित समय वहां पहुंचना जरूरी था। किसी निश्चित समय पर चलकर, वह तो प्रत्यक्ष है। अगर निश्चित समय पर चलेगा तभी तो निश्चित समय पर पहुंचेगा। जैसे अगर उसने कहीं 5 बजे पहुंचना था, 4 घंटे पैदल चलते जितना फासला है 8.25 मील, जाहिर है कि वह 1 बजे चलेगा, तभी तो 5 बजे पहुंचेगा। 1 बजे क्यों चलेगा? वह 11 बजे चलने वाली आखिरी बस पर बैठ जाए, आधे घंटे में वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए और फिर वहीं इंतजार करे। इस प्रकार वह 8.25 मील चलने की जहमत से बच सकता है। लेकिन वह 8.25 मील चला है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका किसी निश्चित समय से पहले चलना भी संभव नहीं था। मानते हो? मान लिया। अब चलने में क्योंकि 4 घंटे लगते हैं, इसलिए 5 बजे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह 1 बजे चला होगा। वह आखिरी बस पकड़कर गंतव्य स्थान पर पहले नहीं पहुंचा, बल्कि 1 बजे पैदल चला। इससे जाहिर होता है कि जहां से वह चला था 1 बजे तक उसका मौजूद रहना जरूरी था। क्यों जरूरी था? तुम बताओ। जरूर वह वहां किसी प्रकार के सिग्नल या संदेश या टेलीकॉल का इंतजार कर रहा था।
जब तक वह कॉल ना आ जाती वह अपने स्थान से हिल नहीं सकता था। जब तक कॉल आई तब तक आखिरी बस जा चुकी थी और वह किसी ऐसी छोटी जगह पर मौजूद रहा होगा जहां आधी रात को 9 मील जितना फासला तय करने लायक कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उसे रोते धोते 8.25 मील बारिश में चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचना पड़ा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि जहां उसने पहुंचना था 5 बजे ही पहुंचना था? बताया तो, अगर उसने 5 से पहले पहुंचना होता तो वह रात की आखिरी बस पर आता और अगर उसने 5 के बाद में पहुंचना होता तो वह सुबह की पहली बस से जाता। यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध करती है कि उसने 5 बजे कहीं पहुंचना था और जिस कॉल के आने के बाद वह चला था वह 12:30 और 1 के बीच में आई थी। कैसे? मैंने बताया। अमिठिया ने हामी भरी। तब तक हम पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत के सामने पहुंच चुके थे। बातों में हमें पता ही नहीं लगा था कि वह 1.5 मील का फासला कब तय हो गया। अमिठिया के आमंत्रण पर मैं उसके साथ हेडक्वार्टर में उसके कमरे में पहुंचा। वहां एक पूरी दीवार पर उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ था। मैं नक्शे के समीप पहुंचा और बड़े गौर से उसे देखने लगा। कितनी ही देर नक्शे का मुआयना करते रहने पर एकाएक मेरी निगाह एक स्थान पर पड़ी। अमिठिया, मैं बोला, इधर आओ। अमिठिया मेरी बगल में आ खड़ा हुआ। यह देखो। मैंने एक स्थान पर उंगली रखी। यह कालीपुर है। यह राजनगर और दिल्ली के बीच में एक स्थान है और मुझे मालूम है देवगांव नाम की एक जगह कालीपुर से ठीक 8.25 मील दूर है। लेकिन भला कोई आदमी आधी रात को बारिश के मौसम में देवगांव से पैदल चलकर कालीपुर क्यों पहुंचना चाहेगा? तुम्हें मालूम है राजनगर और दिल्ली के बीच राजनगर एक्सप्रेस नामक एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चली है। मालूम है। वह इस रूट की सबसे फास्ट ट्रेन है। राजनगर और दिल्ली के बीच वह केवल कालीपुर ही रुकती है। वहाँ भी वह इसलिए रुकती है क्योंकि वहाँ उसने पानी लेना होता है। और अमिठिया, मैं अर्थपूर्ण स्वर में बोला, वह गाड़ी ठीक 5 बजे कालीपुर पहुँचती है। अमिठिया गहरी सोच में पड़ गया। राजनगर एक्सप्रेस राजनगर से रात के 1:45 बजे चलती है और सुबह 8 बजे दिल्ली पहुँचती है। यानी कि कोई आदमी उस गाड़ी की खातिर देवागाम से पैदल चलकर कालीपुर आया। हाँ, वह कालीपुर ही क्यों न ठहर गया। शायद कालीपुर में उस आदमी को फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शायद उसे संदेश नहीं दिया जा सकता था। वह आदमी शायद रहने वाला देवगाम का था और उसके पास अपना फोन था। राजनगर से गाड़ी चल सकने के बाद किसी ने उसे फोन पर राजनगर एक्सप्रेस में सफर करते किसी आदमी की सूचना दी होगी, जैसे कि वह आदमी कौन से डिब्बे में था और उसकी बर्थ का क्या नंबर था। गाड़ी कालीपुर 2-3 मिनट ही रुकती है। डिब्बा और बर्थ के नंबर की खबर न होने पर उतने कम समय में ट्रेन पर सफर करते किसी आदमी को तलाश नहीं किया जा सकता। यार, आज तुम्हारी बातें मुझे परी कथाओं जैसी अद्भुत लग रही हैं। एकाएक अमिठिया सशंक स्वर में बोला। मेरे तो दिल में खुर होने लगी है। मैं अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फोन करता हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं कुछ हासिल हो, लेकिन फिर भी मैं फोन करता हूँ। जरूर करो, मैं उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला। अमिठिया ने जब रिसीवर क्रेडिल पर रखा तो उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव थे। उसने यूं मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। पाठक साहब, वह नेत्र फैलाकर बोला, पुलिस के इतिहास में आज तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। पिछली राजनगर एक्सप्रेस में एक कत्ल हो गया था। एक मुसाफिर अपनी बर्थ पर मरा पाया गया था। गाड़ी के दिल्ली पहुंचने पर तफ्तीश से पता लगा कि उसे मरे 3 घंटे हो चुके थे। यानी कि उसका कत्ल 5 बजे हुआ था। यानी कि तब जब गाड़ी कालीपुर के स्टेशन पर पानी लेने के लिए खड़ी थी। मुझे ऐसी ही कोई उम्मीद थी, लेकिन यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह फिक्रा तुम्हें कैसे सूझा? बस सूझ गया। इत्तेफाक से मेरे दिमाग में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई ऐसा फिक्रा नहीं जो इत्तेफाक से किसी के दिमाग में आ सकता हो। यह एक खास ही फिक्रा है। आमतौर पर दिमाग में ऐसे फिक्रे नहीं आते। मैंने तुम्हें 10-15 शब्दों का एक फिक्रा बताने के लिए कहा था। तुमसे कोई ऐसा सीधा साधा निर्दोष फिक्रा अपेक्षित था, जैसे मैं दूध पीता हूँ क्योंकि यह मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ना कि 8.25 मील का पैदल सफर
कोई मजाक नहीं, खास तौर से बारिश में। यह किसी विशेष स्थिति, किसी विशेष प्रसंग का प्रतिपादन करने वाला फिक्रा है। ऐसा फिक्रा खामखा दिमाग में भला कैसे आ सकता है? लेकिन मैंने तो आज किसी से बात तक नहीं की, और मद्रास कैफे में भी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था। हर वक्त तुम मेरे साथ नहीं थे। आज मैं काउंटर पर बिल अदा कर रहा था। उस वक्त तुम पहले सीढ़ियों के पास अकेले खड़े थे और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे गए थे और मेरी दृष्टि से ओझल हो गए थे। सीढ़ियां उतरकर बाहर बरामदे में मैं मुश्किल से आधा मिनट खड़ा हुआ था कि तुम आ गए थे। लेकिन उस वक्त, अमिठिया सोचता हुआ बोला, 2 आदमी बातें करते हुए मेरी बगल से गुजरे थे और उनमें से एक मेरे साथ टकरा भी गया था। तुम उन्हें जानते थे? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। बातें क्या कर रहे थे वे? पता नहीं, लेकिन वे बातों में बहुत ज्यादा मशगूल थे, वरना उनमें से एक मुझसे टकराता नहीं। हम मद्रास कैफे में अक्सर जाते हैं और वहाँ अक्सर ग्राहक ही आते हैं। अगर वे दोनों वहाँ के पक्के ग्राहक होते तो तुम्हें उनकी सूरत जानी पहचानी जरूर लगती। तुम्हारा मतलब है कि वे दोनों आदमी अपराधी हो सकते हैं? शायद। मुझे शक है यह उन्हीं में से किसी की जुबान से निकला फिक्रा था जो तुम्हारी जहन में बैठ गया था, क्योंकि तुरंत बाद मैं नीचे आया था और तुमने गोली की तरह वह फिक्रा मुझ पर दाग दिया था। अमिठिया सोच में पड़ गया। बात मुझे जच रही है, मैं बोला। यह कत्ल कम से कम 2 आदमियों की योजना से हुआ था। एक वह जिसने राजनगर में शिकार का पीछा किया और ट्रेन में शिकार के डिब्बे और बर्थ का नंबर जाना, और दूसरा वह जिसको दिल्ली में फोन करके उसने यह जानकारी दी। बाद में अपने निजी वाहन से या प्लेन से पहला आदमी भी वहां पहुंच गया होगा, ताकि अगर अपने शिकार से उन्हें कोई माल पानी हाथ लगा हो तो वे उसे बांट लें। नहीं, चोरी कुछ नहीं गया। तो फिर देव काम वाला आदमी किराए का हत्यारा होगा। पहले आदमी ने उससे कत्ल करवाया होगा और फिर कत्ल की उजरत देने के लिए वह यहाँ आया होगा। मैंने उन दोनों की सूरतें खूब अच्छी तरह देखी थी। अभी हमें वहां से आए केवल आधा ही घंटा हुआ है। क्या पता वे दोनों अभी भी वहीं हों। चलो। हम दोनों बाहर की तरफ झपटे। वे दोनों आदमी तब भी वहीं थे। पुलिस की सूरत देखते ही एक ने किचन की खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। दोनों गिरफ्तार हो गए। पाठक, एकाएक अमिठिया ने पूछा, यह बहस कैसे शुरू हुई थी? तुम क्या सिद्ध करना चाहते थे? यही, मैं बोला, कि किसी बात से निकाला गया कोई नतीजा तर्क संगत हो सकता है, युक्ति युक्त हो सकता है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। अमिठिया ठठाकर हंसा। हंस क्यों रहे हो? मैं रुष्ट स्वर में बोला, लेकिन उसके कुछ कह पाने से पहले उसकी बात का मर्म मेरी समझ में आ गया और फिर मैं भी उसके साथ हंसने लगा। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।